बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। टॉपिक हमारा नेक्स्ट है जी टॉर्क। ऑलमोस्ट इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है। टॉर्क की डेफिनेशन है टर्निंग इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स। इसकी एक और डेफिनेशन भी हम लिख सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स इज़ आल्सो कॉल्ड टॉर्क। इसको मैथमेटिकली हम इस तरह लिखेंगे, टॉर्क विल बी इक्वल टू आर क्रॉस एफ। इसमें आर पोजीशन वेक्टर है और एफ फोर्स है। इसकी एक्सप्लेनेशन में मैं एक एग्ज़ाम्पल यहाँ पर देता हूँ। फ़र्ज़ करो ये एक नट है, इसको ओपन किया जाना है एक स्पैनर के ज़रिए। ये मैं यहाँ पर स्पैनर ड्रा कर देता हूँ। तो इस वक्त जो नट ने रोटेट करना, जब इसको हम टाइट या ओपन करेंगे ना, तो इस पॉइंट के गिर्द इसने रोटेट करना है। तो वो पॉइंट जिसके गिर्द रोटेशन होती है उसको कहते हैं पिवट। और अब आपके पास ऑप्शन है कि फ़ोर्स आप कहाँ पर लगा सकते हैं। फ़ोर्स इधर भी लगा सकते हैं, इधर भी, इधर भी। ये जो स्पैनर की लेंथ है इसके किसी भी पॉइंट पर फ़ोर्स लगा सकते हो। फ़र्ज़ करो आप फ़ोर्स इस जगह पर लगाते हो, तो ये फ़ोर्स वाली लाइन है और ये पिवट वाला पॉइंट है। पिवट और फोर्स के दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ये वाला, इसको कहते हैं मोमेंट आर्म। मोमेंट आर्म, इसका सिंबल आप पी आर रख सकते हैं या एल रख सकते हैं, कोई भी एक सिंबल आप इसको दे सकते हैं। तो इस एक्सप्लेनेशन से हमने सबसे पहले तो ये बताना था कि टॉर्क कैसे बढ़ता है, कैसे कम होता है। टॉर्क नो डाउट के रोटेशनल इफ़ेक्ट है, टर्निंग इफ़ेक्ट है। फोर्स की वजह से रोटेशन ज़्यादा हो रही हो तो टॉर्क ज़्यादा हो जाता है। तो देखो, ये फोर्स बढ़ाने से टॉर्क बढ़ेगा, फोर्स के बढ़ाने से भी टॉर्क बढ़ेगा, और ये जो मोमेंट आर्म है इसके बढ़ाने से भी टॉर्क बढ़ेगा। तो आप यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में एक तो पिवट को डिफ़ाइन कर सकते हैं, मोमेंट आर्म को डिफ़ाइन कर सकते हैं। पिवट तो होता है रोटेशनल पॉइंट, द पॉइंट अराउंड विच बॉडी कैन रोटेट। तो ये दोनों की डेफिनेशन होगी। मोमेंट आर्म है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड पिवट। फिर हम इसमें डिपेंडेंस पढ़ेंगे, टॉर्क किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक फोर्स है, दूसरा मोमेंट आर्म है, जिन चीज़ों पर इसने डिपेंड करना है। दोनों के साथ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मोमेंट आर्म बढ़ जाए या फोर्स बढ़ जाए, टॉर्क ने बढ़ जाना है। इसमें आप एग्जांपल दे सकते हैं कि जो ऊपर हमने स्पैनर के साथ नट को ओपन करने की कोशिश की है। नट को ओपन करना इजी हो जाएगा जब लेंथ ऑफ स्पैनर बढ़ा देंगे, ये वाला डिस्टेंस इसको आप बढ़ाएंगे तो इसको ओपन करना इजी हो जाएगा, क्योंकि टॉर्क बढ़ जाएगा ना। या फिर फोर्स बढ़ा दो, फिर भी इजी हो जाएगा। इस नट को ओपन करने के लिए अगर आप यहाँ पर फोर्स लगाओगे तो टफ हो जाएगा खोलना, क्योंकि टॉर्क कम हो जाएगा। जितनी ये लेंथ बढ़ती जाएगी स्पैनर की, उतना टॉर्क ज़्यादा होगा और नट को ओपन करना इजी हो जाएगा। तो ये मैंने लिखा है कि नट को अगर आप ओपन करना चाहते हैं या इवन टाइट करना चाहते हैं तो इजी हो जाएगा अगर फोर्स को ग्रेटर कर दोगे या फिर मोमेंट आर्म को ग्रेटर कर दोगे, क्योंकि इनको ग्रेटर करने से बेसिकली टॉर्क ग्रेटर हो जाता है। ज़ीरो टॉर्क की कंडीशन क्या होगी, ये लिखेंगे इसमें। फिर टॉर्क उस वक्त ज़ीरो हो सकता है जब फोर्स उसी जगह पर लगे जिस जगह पर पिवट है। इसको कहते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पासिस थ्रू पिवट, देन टॉर्क इज़ ज़ीरो। मसलन ये देखें ना, ये फोर्स मैंने यहाँ पर लगाई थी, अगर मैं फोर्स यहाँ पिवट के ऊपर ही लगाऊँ, इधर से खींचूँ इस स्पैनर को, तो फिर तो नहीं ना ये ओपन होगा, टॉर्क ज़ीरो हो जाएगा। जब फोर्स वाली लाइन पिवट में से गुजरे, यानी इस फोर्स को यहाँ पर लगा दें, ये जो फोर्स की लाइन है ये पिवट में से गुजर कर आ रही हो। या फिर दूसरा तरीका ये है कि फोर्स अगर आप इस तरफ भी लगा देते फिर भी टॉर्क ज़ीरो था, ये वाली फोर्स, क्योंकि इस केस में भी फोर्स का अगर मैं पीछे इसको इंक्रीज़ करता हूँ तो ये पिवट में से ही गुजर कर आ रही है। जब भी फोर्स ने पिवट में से गुजर कर आना है तब टॉर्क ज़ीरो हो जाएगा।
यानी पिवट के ऊपर फोर्स लगा दो पिवट के ऊपर, या फिर ऐसी जगह लगाओ कि फोर्स की लाइन पिवट में से गुजर कर आ रही हो। तो ये मैं एक पॉइंट लिखने लगा था। ये 2 पॉइंट मैंने बयान किए कि जब लाइन ऑफ एक्शन फोर्स पिवट में से गुजरे तो उस वक्त मोमेंट आर्म ज़ीरो हो जाता है, इसलिए टॉर्क ज़ीरो हो जाएगा। क्योंकि टॉर्क तो मोमेंट आर्म और फोर्स के प्रोडक्ट का नाम है। जब इनमें से एक भी चीज़ ज़ीरो हो जाए, टॉर्क ज़ीरो। दूसरी कंडीशन है व्हेन रोटेशन इज़ यूनिफॉर्म। देखो फ़ैन को हम चलाते हैं ना, सीलिंग फ़ैन को, तो वो मैक्सिमम स्पीड से चल रहा है, 1 घंटे से चल रहा है, तो उसका टॉर्क ज़ीरो है। क्योंकि रोटेशन को टॉर्क नहीं कहते, रोटेशन ड्यू टू फोर्स को टॉर्क कहते हैं। यानी फोर्स भी लगे और रोटेशन हो फिर टॉर्क होगा। और वो कैसे में पता चलेगा? जब कोई भी चीज़ रोटेट करते हुए तेज़ हो तब उस पर फोर्स लग रही होती है, या स्लो हो फिर फोर्स लग रही होती है। जब यूनिफॉर्म स्पीड हो जाए तो फोर्स ज़ीरो हो जाती है। उस वक्त फ्रिक्शन की फ़ोर्स और अप्लाइड फ़ोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देती है। स्पीड यूनिफॉर्म होती ही तब है जब फोर्स ज़ीरो हो। क्योंकि जब भी फोर्स लगनी है ना, स्पीड ने या तेज़ होना है या कम होना है, ये कन्फर्म है। जिस तरह रोड के ऊपर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कार जाए तो उस पर नेट फोर्स ज़ीरो है, फ्रिक्शन और अप्लाइड फोर्स ऑफ इंजन कैंसिल कर देते हैं एक दूसरे को। तो ये बात मैंने लिखी है व्हेन रोटेशन इज़ यूनिफॉर्म, यानी फोर्स उस केस में ज़ीरो हो जाए, देन टॉर्क इज़ ज़ीरो। रिजिड बॉडी का टॉर्क डिस्कस करेंगे, एक डायग्राम बनाएंगे। ये एक रिजिड बॉडी बना दें, इसमें ये पॉइंट है पिवट जहाँ पर रोटेशन होनी है, यानी इस जगह से इस बॉडी को बांधा हुआ है। यहाँ पर फ़र्ज़ करो फोर्स अप्लाई करते हैं, इसको पॉइंट ओ कह देते हैं, और ये फोर्स की डायरेक्शन है एफ़। अब पिवट और फोर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है ये वाला, ये पोजीशन वेक्टर आर है। इस वक्त अगर आप टॉर्क कैलकुलेट करना चाहते हैं तो फोर्स और मोमेंट आर्म आपस में परपेंडिकुलर तो नहीं है। अगर तो परपेंडिकुलर हो तो इनको सिंपल मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब क्योंकि इनके दरमियान एंगल 90 नहीं है, थीटा है, तो इस केस में आप फोर्स के 2 कंपोनेंट्स बनाएंगे। ये फोर्स है, इसका एक कंपोनेंट यहाँ से इस तरफ बन जाएगा, दूसरा कंपोनेंट फोर्स का ये वाला बनेगा। इसको आप यहाँ पर भी ड्रा कर सकते हैं ये। अच्छा, ये जो 2 मैंने कंपोनेंट फोर्स के बना दिए हैं, फोर्स के 2 कंपोनेंट्स हैं, ये बेसिकली फोर्स के 2 टुकड़े हैं। इन दोनों टुकड़ों को ऐड किया जाए तो ये नेट फोर्स मिलती है। अब बजाय फोर्स यूज़ करने के हम ये 2 टुकड़े फोर्स के यूज़ करेंगे, 2 फोर्स के कंपोनेंट यूज़ करेंगे, उनका टॉर्क कैलकुलेट करके दोनों को सम करेंगे, तो वो फोर्स एफ का ही टॉर्क आ जाएगा। ये मेथड इसलिए यूज़ किया क्योंकि फोर्स के जब आप पार्ट्स बनाते हो, उसके कंपोनेंट्स बनाते हो, तो फिर टॉर्क कैलकुलेट करना ईजी है। ये जो कंपोनेंट है इसको बोलेंगे फोर्स का कंपोनेंट एफ एक्स, और ये जो ऊपर है इसको बोलेंगे फोर्स का कंपोनेंट एफ वाई। अब एफ वाई और आर के दरमियान एंगल 90 है, ये देख सकते हैं। जबकि एफ एक्स वाला जो कंपोनेंट है ये तो पिवट में से ही गुजर रहा है, तो इसका तो टॉर्क वैसे ही ज़ीरो हो जाना है। सिर्फ टॉर्क एफ वाई की वजह से ही पैदा होना है, जो कि 90 एंगल बना रहा है। तो इसको सिंपल आप मल्टीप्लाई कर देंगे आर से, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो वो फोर्स एफ का ही टॉर्क आ जाएगा। ये मेथड हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो इसमें पहले लिखेंगे, हमने लिखा कि फोर्स के 2 कंपोनेंट्स बनाए गए, एक एफ एक्स एफ कॉस थीटा पैरेलल टू आर है, दूसरा एफ वाई साइन थीटा ये परपेंडिकुलर टू आर है। फिर इन दोनों का टॉर्क फाइंड करते हैं जी। टॉर्क ड्यू टू एफ कॉस थीटा ज़ीरो हो गया। उसकी वजह ये है कि जो एफ कॉस थीटा की डायरेक्शन है, ये वाली एफ कॉस थीटा और ये आर, ये इनकी डायरेक्शन सेम है, एंगल ज़ीरो है। तो जब एंगल ज़ीरो होगा ना उस वक्त टॉर्क ज़ीरो हो जाता है। ये एंगल याद रखिएगा, ये एंगल ज़ीरो किस किस के दरमियान में, एफ एक्स और आर के दरमियान एंगल ज़ीरो है, तो इसलिए टॉर्क ज़ीरो हो गया। या फिर कह लेंगे एफ एक्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो पिवट में से गुजर रहा है। दूसरा है टॉर्क ड्यू टू
एफ साइन थीटा, ये हो जाएगा आर एफ साइन थीटा। इनको दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, एफ साइन थीटा और आर को, क्योंकि एफ साइन थीटा ये इधर है और आर इधर है, ये आपस में 90 एंगल बना रहे हैं। जो 90 एंगल बनाते हैं उनको सिंपल मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसकी रीज़न है यहाँ पर थीटा 90 डिग्री है, इनको मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल टॉर्क भी यही आ गया आर एफ साइन थीटा। इसको इक्वेशन 1 कह देंगे। ये जी हमने टोटल टॉर्क निकाला है। इसका एक और भी मेथड है टॉर्क कैलकुलेट करने का, मेथड 2 उसको कह देते हैं, या अल्टरनेट मेथड कह सकते हैं। अच्छा, वो मेथड ये है कि डायग्राम दोबारा बनाएंगे और ये जो ऊपर हमने कैलकुलेशन की है ना, इसमें जहाँ जहाँ एफ़ लिखा है वहाँ वहाँ आर लिख दें, जहाँ जहाँ आर लिखा है वहाँ वहाँ एफ़ लिख दें, तो ये मेथड 2 हो जाएगा और इसका भी आंसर सेम आएगा। मैं ये काम करता हूँ, इसकी सिर्फ डायग्राम डिफरेंट है, बाकी कैलकुलेशन आइडेंटिकल है, सिर्फ आर को एफ से, एफ को आर से रिप्लेस कर दें। ये देखें जी, पहली लाइन उधर थी, एफ इज़ डिवाइडेड इनटू 2 कंपोनेंट्स, ये ऊपर वाला यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा आर इज़ डिवाइडेड इनटू 2 कंपोनेंट्स, उधर लिखा था दैट इज़ एफ एक्स एंड एफ वाई, यहाँ पर लिख देंगे दैट इज़ आर एक्स एंड आर वाई। और आगे फार्मूले लिखेंगे कि आर एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा पैरेलल टू एफ, आर वाई इक्वल टू आर साइन थीटा परपेंडिकुलर टू एफ। फिर इन दोनों का टॉर्क कैलकुलेट कर, टॉर्क के लिए लिखा टॉर्क ड्यू टू आर कॉस थीटा, बिल्कुल ऊपर लिखा था हमने टॉर्क ड्यू टू एफ कॉस थीटा, अब एफ की जगह आर आ गया, इक्वल टू 0 उतना ही निकलेगा क्योंकि एंगल 0 है। फिर लिखेंगे टॉर्क ड्यू टू आर साइन थीटा, ऊपर हमने लिखा था टॉर्क ड्यू टू एफ साइन थीटा, तो ये बन जाएगा आर एफ साइन थीटा, उतना ही बनेगा। इस केस की रीज़न भी वही देंगे, एंगल थीटा यहाँ पर 90 है। टोटल टॉर्क हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो वो भी इतना ही आ जाएगा आर एफ साइन थीटा। ये इक्वेशन नंबर 2 है। इन दोनों इक्वेशन से साबित हो गया कि आंसर आर एफ साइन थीटा ही आता है, मीन्स के ये क्रॉस प्रोडक्ट है। इन दोनों को कंपेयर करके हम ये लिखेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ये क्लियर हो गया कि टॉर्क जो होगा वो आर क्रॉस एफ है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट को जब ख़त्म करते हैं तो साइन थीटा आता है। तो यहाँ पर भी दोनों में आंसर साइन थीटा है। तो केस 2 की डायग्राम क्या होगी? केस 2 की डायग्राम आप बनाना चाहें तो वही रिजिड बॉडी बनाएंगे। ये पिवट पॉइंट है, ये फोर्स वाला पॉइंट है, फ़र्ज़ करो ये फोर्स एफ लग रही है और ये पिवट पॉइंट है, ओ को इसको कह देते हैं और इसको एफ वाले पॉइंट से मिलाते हैं पी से। ये जो आर है ना, अब आपने इसके कंपोनेंट्स बनाने हैं। कंपोनेंट बनाते हुए बस एक बात ख्याल रहे कि आर का एक कंपोनेंट ये है, दूसरा कंपोनेंट ये है। ये जो पहला कंपोनेंट था ना, ये फोर्स के पैरेलल है, इस तरह बनाना है। और ये कंपोनेंट होगा आर एक्स, ये कंपोनेंट होगा आर वाई। अब ये डायग्राम थोड़ी सी ज़ाहिर है उल्टी सी बनी हुई है, यानी कि हमने अपनी जगह पर एफ और आर को रखकर उनकी कंपोनेंट्स बनाए। तो आप इसको ऐसा एक्सेप्ट करेंगे कि इसका एक्स कंपोनेंट, वो जो फोर्स के पैरेलल आना है ना, वो एक्स कंपोनेंट होता है हमेशा। दो वेक्टर्स में से जब भी कंपोनेंट्स बनाते हैं ना, तो जो कंपोनेंट दूसरे वेक्टर के पैरेलल आता है वो एक्स कंपोनेंट होता है, जो परपेंडिकुलर होता है वो वाई कंपोनेंट। तो एफ़ के साथ ये परपेंडिकुलर एंगल बन रहा है एफ आर वाई का, और ये उसी की डायरेक्शन में, फोर्स की डायरेक्शन में। तो ये रिज़ल्ट निकालने के बाद आप इसका एस आई यूनिट डिस्कस कर सकते हैं। एस आई यूनिट न्यूटन मीटर होगा, आर का मीटर, एफ का न्यूटन होता है। और फिर एंड पर कंपैरिजन है टॉर्क और फोर्स का, कंपेयरिंग टॉर्क एंड फोर्स। तो ये लिखा हुआ है टॉर्क का वही काम होता है एंगुलर मोशन में जो फोर्स का लीनियर मोशन में होता है। इसको हम लिखते हैं टॉर्क इज़ रोटेशनल एनालॉग ऑफ एंगुलर मोशन, रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स इन एंगुलर मोशन। यानी कि जो टॉर्क का काम होगा एंगुलर मोशन में, वही काम फोर्स का होगा लीनियर मोशन में। हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि जब लीनियर फोर्स एक्ट करती है ऑब्जेक्ट पर, तो उस वक्त लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है।
और जब एंगुलर फोर्स एक्ट करती है, एंगुलर फोर्स का नाम होता है टॉर्क। टॉर्क एक्ट करेगा तो उस वक्त एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फ़ा प्रोड्यूस होगा। और ये भी कह सकते हैं जब लीनियर फोर्स ना लगे तो लीनियर एक्सेलरेशन नहीं पैदा होता, एंगुलर फोर्स ना लगे तो एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं पैदा होता। तो इन दोनों के सेम काम है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। इतना क्वेश्चन ज़हन में रखें।